हेलो एंड वेलकम एवरीवन। हमारा आज का टॉपिक है इंग्लिश पेडागोजी, जिसके हम 35 सिलेक्टेड एमसीक्यूज करने वाले हैं, जो कि आने वाले टीचिंग और टेट एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो एंड तक देखिएगा, और अगर आप किसी टीचिंग या टेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश? इनमें से इंग्लिश पढ़ाने का सबसे पुराना मेथड कौन सा है? ऑप्शन ए, डॉक्टर वेस्ट मेथड। बी, बाइलिंगुअल मेथड यानी कि दो भाषाओं का प्रयोग करना। सी, द सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड। इस मेथड में एक टेबल दी जाती है जिसमें कुछ सेंटेंसेस होते हैं। बच्चे को पहले वो सेंटेंसेस अपने आप पढ़ने होते हैं और उसके बाद टीचर की मदद से वो सेंटेंसेस को पढ़ता है, जिसको हम वाइगॉस्की की थ्योरी में स्कैफोल्डिंग नाम से पढ़ा है। या ऑप्शन डी, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड यानी कि रूपांतरण करके पढ़ाना। तो करेक्ट आंसर इज बाइलिंगुअल मेथड इज द ओल्डेस्ट मेथड। क्वेश्चन नंबर 2, अकॉर्डिंग टू द थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला ऑल द स्टूडेंट्स हैव टू रीड इंग्लिश एट। थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला के अनुसार सभी बच्चों को इंग्लिश कौन से लेवल तक पढ़नी चाहिए? ए, प्राइमरी लेवल। बी, कॉलेज लेवल। सी, सेकेंडरी लेवल। या डी, इट इज ऑप्शनल एट ऑल लेवल्स। हर लेवल पे ऑप्शनल है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सेकेंडरी लेवल। क्वेश्चन नंबर 3, द डिवाइसेज यूज्ड टू मेक टीचिंग मेथड्स मोर इफेक्टिव आर नोन एज। टीचिंग मेथड्स को और इफेक्टिव बनाने के लिए जो डिवाइसेज का यूज किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? ए, टेक्निक्स ऑफ टीचिंग। बी, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। सी, मेथडोलॉजी ऑफ टीचिंग। या डी, नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, टेक्निक्स ऑफ टीचिंग, जिसके अंदर ऑडियो विजुअल एड्स का यूज करना या फिर प्ले करवाना आ जाएगा, जिससे टीचिंग मेथड्स और इफेक्टिव बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द टर्म कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस वॉज कॉइंड बाय। यानी कि जो शब्द है कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, ये किसके द्वारा खोजा गया था? तो सबसे पहले इसका मीनिंग क्या होता है? इसको हिंदी में कहा जाता है संचार क्षमता, यानी कि कितनी अच्छी तरीके से आप कम्युनिकेट कर पाते हो। इसका एक एग्जांपल ये हो सकता है कि जब किसी से कोई क्वेश्चन पूछा जाए और वो इंटरप्ट करने के बजाय अपनी टर्न का वेट करे और उसके बाद एक करेक्ट फॉर्म में आंसर दे, एक करेक्ट लैंग्वेज में ग्रामर को बेटर तरीके से यूज करके जब आंसर देता है तो उसको कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंसी माना जाता है। तो इस शब्द की खोज किसने की थी? ए, डेलहाइम्स। बी, विडोसन। सी, विल्किंस। या डी, M.A.K. Halliday। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, विडोसन। क्वेश्चन नंबर 5, अकॉर्डिंग टू H.G. विडोसन द बेस्ट वे ऑफ इम्पार्टिंग ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस इज। यानी ग्रामेटिकल क्षमता, ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस प्रोवाइड करने का बेस्ट तरीका क्या है? ए, थ्रू रोट मेथड। बी, ग्राफिक मेथड। सी, थ्रू यूज एंड यूजेज। या डी, थ्रू द इंटरनेट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, यूज एंड यूजेज, यानी जितना ज़्यादा इस्तेमाल करके दिया जा सके। क्वेश्चन नंबर 6, इंग्लिश इज अ, यानी इंग्लिश एक कैसी भाषा है? ए, प्रोग्रेसिव लैंग्वेज। बी, डेड लैंग्वेज। सी, लैंग्वेज ऑफ इलाइट्स, यानी कि हाई क्लास लोगों की भाषा। या डी, ऑल ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, प्रोग्रेसिव लैंग्वेज। प्रोग्रेसिव लैंग्वेज इसलिए क्योंकि इसमें हर दिन नए नए वर्ड्स आते रहते हैं, चेंजेस होते रहते हैं, रूल्स आते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द बेस्ट सीक्वेंस फॉर लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज इज। इंग्लिश भाषा सीखने का सबसे सही सीक्वेंस, सही ऑर्डर क्या है? ए, राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग। बी, स्पीकिंग, राइटिंग, लिसनिंग, रीडिंग। सी, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, देन रीडिंग। या डी, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, जिसमें पहले सुनना है, फिर बोलना, फिर पढ़ना और फिर लिखना। क्वेश्चन नंबर 8, द रोल ऑफ इंग्लिश इन इंडिया इज दैट ऑफ। भारत में इंग्लिश का रोल क्या है? ए, एक सेकेंड लैंग्वेज, दूसरी भाषा। बी, फर्स्ट लैंग्वेज, पहली भाषा। सी, द मदर टंग, मातृभाषा। या डी, अ फॉरेन लैंग्वेज। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, सेकेंड लैंग्वेज, एक दूसरी भाषा का काम करती है। क्वेश्चन नंबर 9, पिक आउट द पेयर विच फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एक्सप्रेसिव और प्रोडक्टिव लैंग्वेज स्किल्स। यानी वो पेयर को चुनिए, उस जोड़े को चुनिए जो एक्सप्रेसिव या फिर प्रोडक्टिव लैंग्वेज स्किल्स के अंदर आता है। तो सबसे पहले ये होती क्या है प्रोडक्टिव लैंग्वेज स्किल्स? दो तरह की स्किल्स होती है, एक रिसेप्टिव और दूसरी प्रोडक्टिव। रिसेप्टिव स्किल्स वो होती हैं जिससे हम किसी भी इंफॉर्मेशन को ग्रहण करते हैं, लेते हैं, और प्रोडक्टिव स्किल्स वो होती हैं जिससे हम किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करते हैं। जैसे बोलना, अगर हम किसी चीज़ को बोल रहे हैं तो हम इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कर रहे हैं, और सुनना तो हम किसी इंफॉर्मेशन को ले रहे हैं। तो सुनना रिसेप्टिव स्किल और बोलना प्रोडक्टिव स्किल। इसी तरह से आपको बताना है कि कौन सा पेयर प्रोडक्टिव स्किल का है। ए, लिसनिंग और स्पीकिंग। बी, रीडिंग राइटिंग। सी, स्पीकिंग राइटिंग। या डी, लिसनिंग एंड राइटिंग। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी,
स्पीकिंग एंड राइटिंग, बोलना और लिखना दोनों में ही हम इंफॉर्मेशन को दे रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये प्रोडक्टिव लैंग्वेज स्किल्स के अंदर आएगा। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज यूजुअली डिस्क्राइब्ड एज रिसेप्टिव स्किल, यानी रिसेप्टिव स्किल जिससे हम इंफॉर्मेशन को लेते हैं वो कौन सी है? ए लिसनिंग एंड स्पीकिंग, बी रीडिंग एंड राइटिंग, सी स्पीकिंग एंड राइटिंग, या डी लिसनिंग एंड रीडिंग। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, लिसनिंग एंड रीडिंग। क्वेश्चन नंबर 11, सेमिनार, सिंपोजियम एंड पैनल डिस्कशन मस्ट बी यूज्ड एज टीचिंग टेक्निक एट व्हाट स्टेज ऑफ टीचिंग, यानी ये जो सेमिनार है, सिंपोजियम होता है जब एक्सपर्ट्स किसी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करते हैं, और पैनल डिस्कशन, ये तीनों टेक्निक्स किस स्टेज पर बच्चों के लिए यूज़ की जानी चाहिए? ए किंडरगार्टन, बी सेकेंडरी लेवल, सी प्री प्राइमरी, या डी मिडिल। तो करेक्ट आंसर इज हम इनको सेकेंडरी लेवल पर यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इंटेंसिव रीडिंग इज, यानी इंटेंसिव रीडिंग क्या होती है? ए साइलेंट रीडिंग, बी लाउड रीडिंग, सी बोथ ए एंड बी, या डी नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, लाउड रीडिंग। इसमें टीचर सबसे पहले रीड करता है और उसके बाद बच्चे उसको लाउडली रिपीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सीमेंटिक एस्पेक्ट ऑफ अ लैंग्वेज इज रिलेटेड टू, यानी सीमेंटिक एस्पेक्ट मतलब लैंग्वेज की मीनिंग को समझना किसके साथ जुड़ा हुआ है? ए राइटिंग के साथ, बी रीडिंग के साथ, सी अंडरस्टैंडिंग के साथ, या डी ऑल ऑफ द अबव, सबके साथ। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, अंडरस्टैंडिंग के साथ। क्वेश्चन नंबर 14, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर ऑर्डर एंड प्रोपोर्शन रिकमेंडेड बाय ब्राइट इज, यानी ब्राइट के द्वारा रिकमेंड किया गया प्रॉपर ऑर्डर क्या है? ए अंडरस्टैंडिंग, रीडिंग, स्पीकिंग देन राइटिंग, बी अंडरस्टैंडिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, सी अंडरस्टैंडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग एंड रीडिंग, या डी नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, जिसमें सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग समझना है, फिर बोलना है स्पीकिंग, उसके बाद राइटिंग और फिर रीडिंग। क्वेश्चन नंबर 15, एट एलिमेंट्री स्टेज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड बी, यानी एलिमेंट्री स्टेज पर जो इन्फॉर्मेशन देने का मीडियम है वो कैसा होना चाहिए? ए रीजनल लैंग्वेज में, बी मदर टंग मातृभाषा में, सी इंग्लिश में, या डी एनी वन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, मदर टंग यानी मातृभाषा में। क्वेश्चन नंबर 16, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट प्राइमरी स्टेज इज, प्राइमरी स्टेज पर इंग्लिश पढ़ाने का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? ए इनेबल द स्टूडेंट्स टू स्पीक करेक्ट एंड फ्लुएंट इंग्लिश, बी लिटरेरी डेवलपमेंट, सी लैंग्वेज डेवलपमेंट, या डी ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, लैंग्वेज डेवलपमेंट। प्राइमरी स्टेज पर हमारा लक्ष्य होता है कि बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट हो। लिटरेरी डेवलपमेंट का मीनिंग होता है उसके रिटन टेक्स्ट में, राइटिंग एबिलिटीज में डेवलपमेंट होना। तो करेक्ट आंसर इज लैंग्वेज डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 17, विच टीचिंग टेक्निक इज नॉट सूटेबल फॉर प्राइमरी स्टेज, प्राइमरी स्टेज के लिए कौन सी टीचिंग टेक्निक सूटेबल नहीं है? ए एक्सप्लेनेशन, बी ड्रिल, सी सिंपोजियम, या डी क्वेश्चनिंग। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सिंपोजियम, जिसका मीनिंग होता है एक्सपर्ट्स द्वारा किसी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करना, जो कि प्राइमरी टीचिंग के लिए सूटेबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18, लिटरेरी डेवलपमेंट शुड बी एम ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट विच लेवल, यानी कि लिटरेरी डेवलपमेंट जिसकी हमने बात करी, जो राइटिंग स्किल्स में डेवलपमेंट है, वो किस स्टेज पर बढ़ाने का लक्ष्य होना चाहिए? ऑप्शन ए प्री प्राइमरी स्टेज, बी सीनियर सेकेंडरी स्टेज, सी प्राइमरी स्टेज, या डी मिडिल स्टेज। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सीनियर सेकेंडरी स्टेज पर। क्वेश्चन नंबर 19, प्रोसीड फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस इज अ, एनालिसिस से सिंथेसिस की तरफ बढ़ने को क्या कहा जाता है? इसको हिंदी में संश्लेषण से विश्लेषण की ओर बढ़ना भी कहते हैं। इसमें एनालिसिस का मतलब होता है जब हम किसी इन्फॉर्मेशन को छोटे छोटे पीसेस में तोड़कर देखते हैं, और सिंथेसिस का मीनिंग होता है उसको एक साथ जोड़कर देखा जाता है। तो एनालिसिस टू सिंथेसिस का मीनिंग होता है एक बड़ी इन्फॉर्मेशन का पता लगाना या बड़ी इन्फॉर्मेशन तक पहुंचना। तो ये क्या है? ए टेक्निक, बी मैक्सिम, सी प्रिंसिपल, या डी मॉडल। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, मैक्सिम, जिसको हम दूसरी भाषा में एक तरह से रूल भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, डॉक्टर वेस्ट मेथड इज ऑल्सो नोन एज, यानी डॉक्टर वेस्ट के मेथड को और किस नाम से जाना जाता है? ए प्ले मेथड, बी इंडक्टिव मेथड, सी प्रैक्टिकल मेथड, या डी रीडिंग मेथड। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, इंडक्टिव मेथड, जिसमें रूल बाद में दिया जाता है, पहले बच्चों को खुद एक्सप्लोर करने के लिए कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, डायरेक्ट मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड एज, डायरेक्ट मेथड को और किस नाम से जाना जाता है? तो सबसे पहले डायरेक्ट मेथड का मीनिंग, डायरेक्ट मेथड का मतलब होता है
जब हम किसी टारगेट लैंग्वेज पे ही फोकस करते हैं, यानी जो हमारी टारगेट लैंग्वेज है, मान लेते हैं हम इंग्लिश सीख रहे हैं, तो इंग्लिश हमारे लिए टारगेट लैंग्वेज हुई, तो हम सिर्फ इंग्लिश में ही बात कर रहे हैं, उसके अलावा और कोई लैंग्वेज यूज नहीं कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट मेथड। इसको और किस नाम से जाना जाता है? ए ट्रांसलेशन मेथड, बी रिफॉर्म्ड मेथड, सी एडजस्टेड मेथड, या डी कन्वर्टेड मेथड। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, रिफॉर्म्ड मेथड। क्वेश्चन नंबर 22, द मेन शॉर्टकमिंग ऑफ डायरेक्ट मेथड इज दैट, डायरेक्ट मेथड की एक मुख्य खामी क्या है? ए इट लेज एम्फेसिस ऑन फ्लुएंसी, फ्लुएंसी पर जोर देता है। बी इट प्रोवाइड्स एम्पल अपॉर्चुनिटीज टू द लर्नर टू लिसन टू स्पोकन लैंग्वेजेस, यानी कि बहुत सी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है दूसरी लैंग्वेज को सुनने और बोलने की। सी द लर्नर इज ओवर एक्सपोज्ड टू द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द टारगेट लैंग्वेज, यानी जो टारगेट लैंग्वेज है उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसके ज़्यादा एक्सपोज हो जाता है। या डी इट डज नॉट प्रोवाइड एम्पल अपॉर्चुनिटीज टू द स्टूडेंट टू लिसन टू स्पोकन लैंग्वेजेस, यानी बोली गई भाषाओं को सीखने की ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं देता। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, वो उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ को, जितनी उसमें प्रॉब्लम्स होती हैं, रूल्स होते हैं टारगेट लैंग्वेज के, उससे ज़्यादा ओवर एक्सपोज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, बाइलिंगुअल मेथड इज लेस डैश देन डायरेक्ट मेथड, यानी बाइलिंगुअल मेथड डायरेक्ट मेथड से किस चीज़ में कम होता है? ए डायरेक्ट, बी प्रैक्टिकल में, सी कॉस्टली, या डी होपफुल। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, कॉस्टली। बाइलिंगुअल मेथड कम कॉस्टली होता है। क्वेश्चन नंबर 24, इन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, यानी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में क्या होता है? ऑप्शन ए ग्रामर इज टॉट इंडक्टिवली, ग्रामर को इंडक्टिवली पढ़ाया जाता है। बी ग्रामर इज टॉट डिडक्टिवली, डिडक्टिवली पढ़ाया जाता है, मीन्स पहले रूल दिया जाता है उसके बाद सिखाया जाता है। सी देयर इज नो फिक्स्ड वे ऑफ टीचिंग ग्रामर, ग्रामर पढ़ाने का कोई एक फिक्स तरीका नहीं होता है। या डी द वेज टू टीच ग्रामर आर बोरोड फ्रॉम द टारगेट लैंग्वेज, यानी ग्रामर पढ़ाने के जो तरीके हैं उसको टारगेट लैंग्वेज से बोरो किया जाता है, लिया जाता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, डिडक्टिवली पढ़ाया जाता है, पहले रूल दिया जाता है और उसके बाद ग्रामर सिखाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 25, इन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड द बेसिक यूनिट ऑफ टीचिंग एंड लैंग्वेज प्रैक्टिसेस, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में बेसिक यूनिट टीचिंग और लैंग्वेज की क्या होती है? ऑप्शन ए सेंटेंस, बी क्लॉज, सी वर्ड, या डी फ्रेज। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, वर्ड। बेसिक यूनिट होती है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की। क्वेश्चन नंबर 26, द स्ट्रक्चरल अप्रोच स्ट्रेसेस ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ, यानी जो स्ट्रक्चरल अप्रोच है जिसमें सेंटेंसेस को एक पैटर्न में या सीक्वेंस में पढ़ाया जाता है, किसकी इंपॉर्टेंस पर बल देता है? ए स्पेलिंग ऑफ वर्ड्स, बी फ्लुएंसी, सी वोकैबुलरी, या डी सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। क्वेश्चन नंबर 27, ग्रामर शुड बी टॉट, ग्रामर को पढ़ाना चाहिए। ऑप्शन ए एज एन एंड इन इटसेल्फ, बी एज अ मीन्स टू अचीव गुड कमांड ऑफ ओनली स्पीकिंग एंड रीडिंग स्किल्स, सिर्फ बोलना और रीडिंग स्किल्स की कमांड के लिए। सी एज अ मीन्स टू अचीव गुड कमांड ऑफ लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, यानी जो चारों स्किल्स हैं लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, उस पर अच्छी कमांड के लिए। या डी एज अ मीन्स टू अचीव गुड कमांड ऑफ राइटिंग स्किल्स ओनली, या सिर्फ राइटिंग स्किल्स के लिए। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, चारों जो स्किल्स हैं उनको अचीव करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 28, द टीचिंग ऑफ कंपोजिशन इज रिलेटेड टू, यानी कंपोजिशन का पढ़ाना किससे रिलेटेड है? ए राइटिंग स्किल, बी लिसनिंग, सी रीडिंग, या डी स्पीकिंग। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, राइटिंग स्किल से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 29, द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग पोइट्री इज टू इनेबल द पीपल्स टू, यानी पोइट्री पढ़ाने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ए इनहेंस देयर वोकैबुलरी, बी प्रमोट देयर थिंकिंग पावर, सी मेक देम अवेयर ऑफ ग्रामर, या डी डेवलप द टेस्ट ऑफ एस्थेटिक सेंसिबिलिटी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, डेवलप द टेस्ट ऑफ एस्थेटिक सेंसिबिलिटी। एस्थेटिक सेंसिबिलिटी को हिंदी में सौंदर्य बोध भी कहा जाता है, जिससे बच्चे पोइट्री पढ़ के इमोशंस वगैरह समझ सकें और शब्दों से मीनिंग को निकाल सकें। क्वेश्चन नंबर 30, वन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ गुड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट इज दैट इट मस्ट बी, यानी एक अच्छा लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट कैसा होना चाहिए? ए कॉम्प्लेक्स यानी जटिल, बी रिलायबल यानी विश्वसनीय, सी एम्बिगियस यानी अस्पष्ट, या डी इंजॉयबल। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, रिलायबल यानी विश्वसनीय। क्वेश्चन नंबर 31, द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन मीन्स, यानी ग्रेडेशन के प्रिंसिपल से क्या मतलब है? ऑप्शन ए चूज ओनली डिफिकल्ट आइटम्स टू टीच, सिर्फ मुश्किल आइटम्स को सिलेक्ट करना टीच करने के लिए। बी गो फ्रॉम ईजी टू डिफिकल्ट, ईजी से डिफिकल्ट की तरफ जाना। सी चूज ओनली ईजी आइटम्स टू टीच, सिर्फ ईजी आइटम्स को पढ़ाना। या डी चूज ओनली रेलेवेंट एंड सिग्निफिकेंट आइटम्स टू टीच, सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चुनना। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ईजी टू डिफिकल्ट की तरफ जाना। क्वेश्चन नंबर 32, एन ओपन एंडेड क्वेश्चन अलाउज फॉर ओपिनियन एज इट हैज़, यानी एक ओपन एंडेड क्वेश्चन में हम अपनी ओपिनियन दे सकते हैं क्योंकि उसमें कितने आंसर्स होते हैं? ए नॉट मोर देन वन करेक्ट आंसर, एक आंसर से ज़्यादा करेक्ट नहीं होते हैं।
बी ओनली वन करेक्ट आंसर, सिर्फ एक आंसर करेक्ट होता है, सी टू करेक्ट आंसर, दो करेक्ट आंसर, या डी मोर देन वन करेक्ट आंसर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, मोर देन वन करेक्ट आंसर। एक ओपन एंडेड क्वेश्चन वो होता है जिसमें हम अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम अगर किसी स्टूडेंट से पूछते हैं कि वो क्या बनना चाहता है, तो हमने उसको फ्री छोड़ा है अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। वो हमें कोई भी प्रोफेशन बता सकता है, फिर हम उससे पूछ सकते हैं वो क्यों बनना चाहता है। तभी भी वो एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है, क्योंकि वो अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस कर पाएगा, अपनी ओपिनियन दे पाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, अ क्लोज्ड क्वेश्चन हैज, एक क्लोज्ड क्वेश्चन में कितने आंसर्स होते हैं? ए 3 करेक्ट आंसर, बी 4 करेक्ट आंसर, सी 2 करेक्ट आंसर, या डी 1 करेक्ट आंसर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, एक करेक्ट आंसर होता है। फॉर एग्जांपल क्लोज्ड क्वेश्चन में अगर हम पूछते हैं कि हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो वो उसका सिर्फ एक आंसर दे पाएगा। या फिर हम डायरेक्टली या येस या नो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि डू यू लाइक क्रिकेट, तो वो या तो येस कहेगा या नो, उसमें हम ओपिनियन अलाउ नहीं करते, एक्सप्रेशन अलाउ नहीं करते हैं। दैट इज कॉल्ड अ क्लोज्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34, द यूज ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल मेक्स द एक्टिविटी ऑफ लर्निंग, यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज करना एक्टिविटी को कैसा बना देता है? ऑप्शन ए इजी एंड इंटरेस्टिंग, बी अननेसेसरीली डिफिकल्ट, सी डल एंड चैलेंजिंग, या डी अननेसेसरीली स्लो। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, इजी और इंटरेस्टिंग बना देता है। क्वेश्चन नंबर 35, द स्टोरी ऑफ अ पर्सन लाइफ रिटन बाय हिमसेल्फ इज कॉल्ड, यानी अगर कोई पर्सन अपनी लाइफ की स्टोरी खुद लिखता है तो उसको क्या कहा जाता है? ए बायोग्राफी, बी कैरेक्टराइजेशन, सी ऑटोबायोग्राफी, या डी हिस्ट्री। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ऑटोबायोग्राफी। अगर कोई और लिखता है तो उसको बायोग्राफी कहा जाता है। तो ये थे इंग्लिश पेडागोजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।